26 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं पश्चिम बंगाल में। और किन लोगों को मारा गया? चुने हुए प्रतिनिधियों का। बंगाल एक के बाद एक इलेक्शन खत्म हो रहा है और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति बदतर से बदतर होते जा रहा है। लास्ट 50 years from 1967 से, if we take from 1967, there has been an instable atmosphere in Bengal politically। बीरभूम का जो वारदात है, इसमें माटी भी जला, माँ को भी जलाया गया और मानुष भी वहाँ जलाया गया। टीएमसी के वहाँ जो सरदार हैं, जिलाध्यक्ष जो हैं अनुब्रत मंडल, वो एकदम हिंसात्मक राजनीति का पराकाष्ठा है। टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम फतवा जारी कर रहा है, इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फतवा जारी कर रहे हैं। द बीजेपी गवर्नमेंट हैज नॉट डिसमिस्ड अ सिंगल स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज आवर एंटायर 50 years struggle while being in the opposition, one of the issues against which we have struggled is also the irrational motivated application of Article 356। The larger question is that what is it कि बंगाल में ये ऐसा हो सकता है कि आपका डेमोक्रेटिक चॉइस जो है उस पर मैं बाधा दूंगा, यू कैनॉट एक्सप्रेस दैट चॉइस। नमस्कार, मैं राज चावला। आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए और मेरे साथ कुछ विशेष मेहमान भी है, परिचय कराऊं। पहले विषय पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित लोकतंत्र, लहूलुहान लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जो शायद भारत के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति कभी किसी राज्य में नहीं देखी गई जैसे आप आज पश्चिम बंगाल में देखते हैं। हाँ, कभी केरल और जम्मू कश्मीर से इसकी तुलना कभी कभार हो सकती है, मगर चर्चा आज बीरभूम जिले के रामपुर हाट में जिस तरह की घटना हुई, उस बहाने आज पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हिंसा का किस तरह से एक चरित्र वहां पैदा हुआ, उस पर हम लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीरभूम में जो घटना हुई वो अब सबके सामने है। एक घर के अंदर बंद करके बाहर से ताले लगाकर और जिस तरह से आग लगा दी गई, जिंदा लोगों को जल जाने दिया गया, जिंदा लोगों को जलाकर मार डाला गया। घटना जिसने भी सुनी शायद मन आत्मा चीत्कार कर उठा। ये किसी सभ्य समाज में ऐसी घटना स्वीकार नहीं हो सकती और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि चाहे जो हो, राज्य सरकार से ऐसी अपेक्षा है कि वो इस घटना के, इस वारदात के जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें सजा जरूर दिलाकर रहेगी। बात सीबीआई जांच तक भी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सब कुछ, राजनीति हिली हुई है। लोगों के सीने में यह घटना रह रहकर कौंधती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, बात इससे भी कहीं आगे है। इस पर लंबी चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के इस रक्त रंजित चरित्र पर हमारे साथ इस वक्त दो विशेष मेहमान और मेरे साथ मेरा सहयोग देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री दत्तन जी हैं और साथ ही वरिष्ठ हमारे नेता कहें, आप उन्हें कहें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए पश्चिम बंगाल के एक बड़े विद्वान राजनेता भी हैं और स्वयं पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का एक, मुझे लगता है परिचय में एक बात और जोड़ने वाली है। डॉक्टर साहब के परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत पीछे से लेकर लगभग तीसरी पीढ़ी तक कहें, दो पीढ़ियां तो लगभग उसमें रही और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी डॉक्टर अनिर्बान गांगुली का भी किस तरह का संपर्क रहा वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले स्थिति बंगाल की, डॉक्टर साहब, आज बीरभूम में जो हुआ वो हम देखते हैं, उसका बहुत ही मुझे लगता है कि न सिर्फ निंदा, उस पर दुख भी होना चाहिए और कैसे इस तरह की घटनाएं ना हों ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार क्या करेगी मैं कह नहीं सकता, केंद्र सरकार की टीमें, क्योंकि ऐसा भी समझ में आया है कि बीरभूम की इस घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं उनके तार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और ये घटना कोई पहले नहीं, इससे भी पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनमें उनके भी लोग इन्वॉल्व थे। तो राज्य सरकार से कितनी उम्मीद है मैं कह नहीं सकता हूं। केंद्र सरकार की टीमें भी सक्रिय हुई, हाईकोर्ट भी सक्रिय है और इस समय जब हम बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है हाईकोर्ट में इस विषय पर अभी कुछ चल रहा होगा, कोई रिपोर्ट शायद राज्य सरकार को देनी थी 24 घंटे में। कैसे आप पश्चिम बंगाल के इस बदलते चेहरे को आप देखते हैं, जबकि हम जानते थे पश्चिम बंगाल विद्वानों का एक, जिसको कहते हैं, राज्य माना जाता था। वहाँ की ज़मीन में कण कण में जिसको कहते हैं विद्वता थी, आज उसके कण कण में रक्त दिखता है और राजनीति का चरित्र लहूलुहान हो चुका है। किस तरह से आकलन करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, यही विडंबना है
कि एक तरफ हम महर्षि अरविंद, एक तरफ स्वामी विवेकानंद, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का दर्शन है, उनके आदर्श है, जीवन है, और दूसरे तरफ ऐसे नरसंहार कहीं होते हैं तो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। और पिछले एक हफ्ता से कुछ दिन अधिक शायद 26 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं पश्चिम बंगाल में। और किन लोगों को मारा गया? चुने हुए प्रतिनिधियों को मारा गया, जो एकदम ग्रासरूट लेवल के लोकल प्रतिनिधि जो थे उनको मारा गया। किसने मारा? कभी तृणमूल कांग्रेस के एक गुट ने दूसरे गुट के नेता को मारा ताकि वो कॉरपोरेशन या लोकल बॉडी या म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन न बन पाए, अपने नेता को बनना चाहते हैं। और दूसरे तरफ कांग्रेस के काउंसलर्स मरे, दूसरे पार्टी के काउंसलर्स मरे। तो यानी एक हफ्ता में 26 पॉलिटिकल किलिंग्स। और आपको शायद ये जानकारी होगा कि 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से चुना हुआ सांसद, रानाघाट लोकसभा के सांसद, वो कश्मीर फाइल्स देख के लौट रहे थे और वो एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी दिया हुआ है उनको, CISF का, सेंट्रल केंद्रीय पुलिस फोर्स का, उनके गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया। तो मुझे लगता है कि ये सोचने वाला बात है कि बंगाल एक के बाद एक इलेक्शन खत्म हो रहा है और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति बदतर से बदतर होते जा रहा है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पिछले साल इसी समय, ये मई महीने में और कुछ दिन बाद 1 साल होने को जाएगा, जब बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे थे, तब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने रिपोर्ट में बोला कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, इट इज द लॉ ऑफ द रूलर बंगाल में। मुझे नहीं लगता है कि आप मिलाकर देख लीजिए पिछले 50 साल में, पिछले 60 साल में, भारत के आज़ादी के बाद 75 साल में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा इंडाइट किया। तो इसलिए दुख भी, क्योंकि जिस नरसंहार का बात आपने किया बीरभूम में, हम लोग हतचकित हैं कि उनको अंदर से, बाहर से बंद कर दिया गया और अंदर महिला और बच्चे थे, उनको पीटा गया, केरोसिन डाला गया उनके ऊपर, जलाया दिया गया और बाहर से बंद कर दिया ताकि वो बाहर नहीं निकल पाए। और ये हम जहां प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री 21वीं सदी का भारत का बात कर रहे हैं, उस देश में एक राज्य जहां मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेगी, उसके राज्य में ऐसे नरसंहार हो रहा है। ये तो मुझे लगता है हिटलर शाही से भी, अगर पोलपोट के जमाने भी शायद ये होता था, या बंगाल में हो रहा है। Dr. Saab, I want to ask you one question. Why this is happening? Because we have seen it for the last almost 70 years almost. In the emergency time also we have seen that how the Congress was, how they are trying to, they tried to control the opposition parties. Then CPM came to the power, leftists came into the power, and then you see a cycle of violence, and now it is Trinamool. So what is the problem with Bengal? You see, I think Sri Dattanji, the issue is because you know Kerala very well. Last 50 years from 1967 say, if we take from 1967, there has been an instable atmosphere in Bengal politically. The CPM was there for 3 decades. Apparently they looked very stable, but they completely destroyed the system, institutions from within. Education was destroyed, healthcare was destroyed, governance was destroyed, and law enforcing agencies were the main victims of this destruction. So what happened was, the law enforcing agencies were completely co-opted. Now we should remember that Mamata Banerjee herself is a product of this political atmosphere, and very strangely she had said that a new beginning, she had talked about Poriborton. She had talked about Poriborton, that it is going to be a new beginning, there will be no badla,
It will be only badal, it will be only change. But what she has done is, she has exactly replicated the CPM model 10 times worse than what the CPM was. And all the anti-socials, all the strongmen, all the criminals that the CPM co-opted in its system, the CPM was a structured party. Apparently it had an ideology, apparently it had a structure, so still it had a chain of commands, so it could control these elements. And the difference is, in the CPM system these elements were extremely powerful, but they never entered the decision making process. In the Trinamool regime, there is no central control. The Trinamool is not a structured party, and these elements who migrated from the CPM to the TMC after 2011 in order to survive, they have been co-opted, they have been appointed in decision making places, positions, and they are calling the shots. So I think this is a basic. So you mean to say that there are many power centers? Many power centers, and this is becoming evident. In fact, in Birbhum, we can, in Birbhum it is very evident that it is power centers versus power centers. बीरभूम में जो घटना में सामने आया, मुझे लगता है दर्शकों को भी वो पता होना चाहिए। पता ये लगा कि बालू के अवैध खनन को लेकर मामला है, और उस अवैध खनन में जो कंट्रोल होना चाहिए वो भी तृणमूल के ही दो फैक्शन, ऐसा अभी तक सुनने में आया है कि उनके आपस की ये लड़ाई है कि ये जो अवैध कारोबार राज्य में चलते हैं, तस्करी के, और एक शब्द आपने बताया बम, बारूद और बंदूक, इस तरह का भी जो अवैध कारोबार चलता है, उस पर किसका कंट्रोल, उसकी परिणति इस घटना में हुई। हालांकि मैं फिर कहता हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत दुखद है।